मैं बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु, मेरे भगवान, द गॉड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, द टॉप अर्नर ऑफ नेस्वीज रिटेल्स, नन अदर देन द पावरफुल, द वन मैन आर्मी, मिस्टर सोनू शर्मा सर। Thank you so much. Hello. Thank you. Please have a seat. Thank you so much. Thank you so much. Please have a seat. Thank you, yaar. Thank you. प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू यार। अरे बैठ जाइए यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले आप सब दोस्तों का स्वागत करता हूं जो नेस्वीज रिटेल्स का हिस्सा बने हैं। बहुत सपने लेकर आप लोग इस बिजनेस में आए होंगे और बड़ी उम्मीदों के साथ आपने अपना आईडी लगाया होगा, कोई भी पैकेज खरीद के लगाया होगा। और अभी कुछ दिन पहले ही कोई मुझसे पूछ रहा था कि यार 14,720 रुपए का आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है, उसमें आप 3 शर्ट्स और 3 ट्राउजर देते हैं, तो अगर हम लुइस फिलिप का शर्ट खरीदें तो 2,000 रुपए का लुइस फिलिप का शर्ट आ जाता है और लुइस फिलिप का ट्राउजर खरीदें तो 2,000 रुपए का आ जाता है। तो हिसाब से 3 पेयर ऑफ शर्ट्स 12,000 के तो लुइस फिलिप के भी आ जाते हैं। तो आप 14,000 15,000 रुपए क्यों ले रहे हैं? तो क्वेश्चन बड़ा जायज था उसका। तो मैंने कहा बेशक कि लुइस फिलिप, ज़ोडिएक, ब्लैकबेरी और भी 10-50 नाम आपको पता होंगे, इन सब के शर्ट्स 10-12 हजार के अंदर 3 पेयर आ जाता है। लेकिन 14,720 रुपए के अंदर हम जो 3 शर्ट्स और 3 ट्राउजर देते हैं किसी भी एसोसिएट को, उसके साथ हम एक और चीज देते हैं जो वो देता नहीं है। तो उसने पूछा क्या देते हैं? बिजनेस। मैंने कहा नहीं। उसने बोला फिर? मैंने कहा हम उसको देते हैं एक यूजर नेम और एक पासवर्ड, और उस यूजर नेम और पासवर्ड को डालने के बाद वो इस दुनिया का हिस्सा बन जाता है जो लुइस फिलिप में नहीं मिलती उसको। वो इस एक बिल्कुल नई दुनिया में चला जाता है उस यूजर नेम और पासवर्ड को डालने के बाद। जो वो किसी भी ब्रांड का शर्ट पहन ले, ट्राउजर पहन ले या सूट पहन ले, वो उस दुनिया का हिस्सा बन नहीं सकता। कोई भी कंपनी उससे पैसा लेके उसको सामान देके उसको वापस भेज देती है। हम पैसा लेके सामान देके वापस ना जाएं ऐसा इंतजाम करते हैं, है ना? वो वापस भेजा जाता है बाकी जगह, है ना, कि अब तूने पैसा दे दिया, हमने सामान दिया, अब तू जा। हम बोलते हैं तूने पैसा दिया, हमने सामान दिया, अब जा मत, अब यहीं रह जा। तो ये फर्क है हमारे में और किसी और कंपनी के अंदर जो कपड़ा बेच रहे हैं, जो शर्ट्स बेच रहे हैं, जो सूट भी बेच रहे हैं। दोस्तों मेरा शुरुआत इस बिजनेस में सितंबर 14, 2005 से है। मैं प्रायर टू दिस पढ़ाया करता था और इसी फरीदाबाद में मैंने करीब 3-3.5 साल पढ़ाया है। कॉलेज मेरा फरीदाबाद में ही था, है अभी भी, और स्कूलिंग भी मेरी फरीदाबाद से ही हुई। मैं डीपीएस से पास आउट हूं, जैसा कि मैं अक्सर बताता हूं, और वो डीपीएस का मतलब दयानंद पब्लिक स्कूल है। आप हमको ज्यादा अमीर मत समझिएगा, है ना। तो हम डीपीएस से पास आउट हैं। अब गरीब अपने दिल को बहलाने को ऐसा ही बोलता है, फिर क्या करे, है ना। तो 93 में हम लोग 95 में, आई थिंक 95 में हम लोग 12th किए, 98 में ग्रेजुएशन। तो मैं इसीलिए आपको ये थोड़ा सा अपना बताना चाहता हूँ जर्नी, ताकि थोड़ा सा आपको मेरे बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये जर्नी, ये अपनी सेल्फ स्टोरी बार बार बताने के पीछे 2-3 कारण और भी होते हैं कि एहसास कराया जाए आप सब लोगों को कि जैसे आप आए हैं वैसे ही हम लोग भी इस बिजनेस को आप ही की तरह स्टार्ट किए थे। और स्कूल कॉलेज के अंदर कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए बच्चे नहीं हैं हम लोग कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई हमको आती थी और स्कूल में नंबर 1 थे, जबकि बिल्कुल ठीक इसके उलट ही है।
40 बच्चों की क्लास में अपन 36, 37, 38 थी आए, कभी 40 कभी नहीं आया। इस बात का प्राउड हमेशा रहेगा जिंदगी भर, है ना। लास्ट में कभी नहीं आए, देखो, है ना। तो मुझे आज भी याद है, वो मैं इसलिए बार बार बताता हूं ताकि एहसास हो सके कि वो एजुकेशन बहुत जरूरी तो है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है जितना जरूरी लोगों ने बना दिया उसको। मार्क्स गेम में लोग निकल पड़े हैं, है ना, कि नंबर आ जाएंगे बच्चों के तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे। 11th में फेल हो गया था मैं, और बड़ा मुश्किल से वो सेटिंग वेटिंग करके हमारे पिताजी ने स्कूल की प्रिंसिपल को सेट किया, उस भाषा में नहीं। मतलब यार, आप तुम लोग तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हो यार, है ना। तो बड़ी मुश्किल से 12th में प्रमोशन हो गया हमारा। तो टीचर ने बोला इसको स्कूल से निकाल दो, स्कूल गंदा होता है इसकी वजह से। बहुत बदमाश होते थे हम लोग स्कूल में। तो फर्स्ट ईयर में भी फेल हो गया था मैं। अब आप सोचेंगे कि यार ये इतना ज्यादा ट्रेजेडिक लाइफस्टाइल वाला बच्चा यहां क्या कर रहा है पोडियम के ऊपर। मुझे आज भी याद है, स्कूल की बात मैं आपको इसलिए बताता हूं बार बार ताकि थोड़ा सा आपको एहसास हो गया, क्योंकि मुझे लगता है कि 90% लोग हमारी तरह ही बैठे होंगे यहाँ पे, जो सिर्फ इस उम्मीद में थे कि रिपोर्ट कार्ड में रेड लाइन तो नहीं लग रही। मैं गलत तो नहीं कह रहा। मुझे आज भी याद है 12th का जब रिजल्ट आया मेरा सीबीएसई का, तो मैं अपने घर में सो रहा था, बहुत नर्वस था क्योंकि डर लग रहा था कि फेल ना हो जाए। तो मेरी बुआ जी का लड़का, उनका नाम विशाल है, तो विशाल आया और उसने दरवाजे पे नॉक किया। तो उसने बोला तेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने पहले छूटते पूछा पास हूं। नंबर कौन पूछ रहा था? तो उसने बोला तू पास हो गया। तो मैंने बोला तू एक बार दोबारा देख के आ, मैं घर से नहीं निकलूंगा तब तक। उसने बोला मैंने अच्छे से चेक किया है। मैंने कहा तू एक बार अच्छे से चेक कर, वो अंडरलाइन लगा के देख, रोल नंबर के आगे मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मैं पक्का पास हूं। उसने बोला भाई मैं अच्छे से दिखाया हूं क्योंकि मुझे तुझसे ज्यादा शक था, तो तू पास है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम, क्योंकि मुझे याद है वो स्कूल में हमारे 2-3 दोस्त थे जिसकी कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूं, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। आज की डेट में नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है, कल यूट्यूब पे चला जाएगा तो मुझे मारेंगे पकड़ के। वो एक लड़का हमेशा फर्स्ट आता था स्कूल में, और एक लड़का हमेशा सेकंड आता था, और 3rd, 4th, 5th के लिए लड़ाई होती थी, कभी कोई 3rd, कभी कोई 4th, कभी कोई 5th। जो फर्स्ट आता था उसको ज्योमेट्री बॉक्स मिलता था, जो सेकंड आता था उसको लंच बॉक्स मिलता था। ज्योमेट्री बॉक्स में एक डी होता था, एक स्केल होता था, एक कंपस होता था, एक ऐसा कंपस होता था जिसमें जो सुई होती थी, समझ हमको आज तक नहीं आया कि क्यों बनाई गई थी उस जमाने में। होता था ना वो एक, अब मैं सोचता हूँ साला इसका क्या मतलब था यार, मतलब क्यों चूल देने के लिए बच्चों को देते थे कि हैं, ये तो चूल है ना जबरदस्ती की, कि बेटा ले अब इसमें से कुछ खुराफात कर तू। तो फर्स्ट आने वाले को राजदूत का पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, सेकंड वाले को वो लंच बॉक्स जिसमें एक छोटी डब्बा रहता था जिसमें सब्जी ले जाता था, एक बड़ी डिब्बी सी होती थी जिसमें रोटी होती थी, एक प्लास्टिक का चम्मच होता था। और मुझे इतना ताज्जुब होता है कि मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपसे बात कर रहा हूं वो 12 के 12 बरस फर्स्ट आया सर। क्या पढ़ता था, क्या खाता था, मुझे आज तक नहीं पता चला। क्या जबरदस्त उसका हैंड राइटिंग था, मुझे आज भी याद है, और बहुत जबरदस्त पढ़ता था, हमेशा फर्स्ट आता था। और जो सेकंड आता था वो भी बहुत शानदार था, लेकिन फर्स्ट वाला कभी सेकंड नहीं आया, सेकंड वाला कभी फर्स्ट नहीं आया। उन दोनों में बड़ा टफ कंपटीशन चलता था। 3rd, 4th, 5th के लिए लड़ाई होती थी, और वो स्कूल में लाइन पे बिठाया जाता था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसकी हाइट छोटी रहती थी वो आगे बैठता था, जिसकी हाइट लंबी रहती थी वो पीछे बैठता रहता था। उन लड़कों का हमका एक ही काम था, ताली बजाना जब उनको बुलाया जाए। हमारा भी काम होता था, रोल होता था हमारा एक। हमारे बिना भी असेंबली अधूरी थी, हमारे को बुलाया था ताली बजाने के लिए। तो वो फर्स्ट रैंक गोज टू मिस्टर ए। मिस्टर ए जाता था अपना निक्कर विक्कर साफ करके, पेंट वेंट साफ करके, और जैसे ही फर्स्ट रैंक गोज टू मिस्टर ए, हम सबका काम चालू रहता था, हमको नौकरी मिलती थी। चलो भाई क्या करना है तुमको ताली बजानी। तो हम ताली बजा रहे हैं। सेकंड रैंक गोज टू मिस्टर बी, वो भी गया अपना लंच बॉक्स लेने, और हम तो 12 के 12 साल दोस्तों हमने ताली पीटी। और कभी भी हम सोचते थे मन में, हे भगवान कितना जुल्मी है तू, तालियां बजवा रहा है, ऐसा कौन सा पाप किया। लेकिन मालूम नहीं था सेव कर रहा है, एक दिन सूद समेत लौटाएगा, है ना। वो कभी पता नहीं होता आदमी को कि तालियों की सारी सेविंग हो रही है। तो देखो वो सूद समेत लौटा रहा है यार अब। और बड़े अच्छे दोस्त हैं दोनों मेरे। I started my journey in network marketing on September 14, 2005. The day I joined this golden opportunity, the day I joined this golden, जिसको बोलते हैं यार, मतलब एक अद्भुत दुनिया में मैं घुस गया। और क्या बोलते हैं आप,
एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन से एक रिगार्डलेस प्रोफेशन में घुस गया, क्योंकि जो टीचिंग का प्रोफेशन होता है उसको रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन बोलते हैं, लोग बड़ा रिगार्ड करते हैं आपका, है ना। मे आई कम इन सर, कैन आई गो। तो बड़े बड़े जो पेरेंट्स जिनके बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, वो ठीक ठाक लोगों के बच्चे में पढ़ाता था, तो वो टाइम लेकर आते थे। तो मुझे लगा था नेटवर्क मार्केटिंग में जब आया तो इनको तो मैं सब लगा दूंगा लाइन पे। और हुआ क्या, बिल्कुल उलट। जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आया वो सब भूत बन गए, क्योंकि जिसको मैं बताऊं वो गायब हो जाए, है ना। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, अगर होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, है ना। बड़ी उम्मीदें होती हैं कुछ लोगों से कि यार ये तो पक्का करेगा हमारा बिजनेस, और जिसके बारे में उम्मीद होती है वही खंजर मारता है पीठ में। सफर शुरू हुआ सितंबर 14, 2005 को, और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कुछ नहीं था जब ये नेटवर्क मार्केटिंग मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया। आई वॉज ऑल अलोन। 24, 25, 26 साल का एज होगा, और 26 साल का स्कूटर पे लड़का निकल गया लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बताने। और नेटवर्क मार्केटिंग की हालत आपको पता ही है मार्केट में कैसी है ना। वो दो तरह के सवाल हमेशा रहते हैं, बाबा कौन से अच्छे हैं और कंपनियां कौन सी अच्छी हैं। दोनों ने लोगों को ठगा है। तो हम भी नेटवर्क मार्केटिंग का झंडा लेके बाजार में उतर गए और शानदार स्कूटर पे जाते थे बताने। ये मैं इसलिए आपको ये सब गाथा जरूर सुनाता हूं ताकि आपको ये एहसास होना चाहिए कि यार वो आप ही की तरह वो चेयर पे बैठे थे और आज यहाँ पोडियम पे आ गए। और ये इसलिए बताता हूं ताकि आपको ये भी एहसास हो कि आप जब घर जाएं और मन में ये सोचें कि ये नालायक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। ये इसीलिए बार बार बताया जाता है आप लोगों को। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सड़क पे उतर गए हम लोगों को बोलने लगे, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा, एक दिन, फ्यूचर टेंस की बातें। और लोगों का एक ही जवाब आता था, जब हो जाएगा तब आ जाइयो, अभी तो नहीं है। क्योंकि आदमी जब तक देखता नहीं है उसको भरोसा नहीं होता। और विजन इसी को बोलते हैं कि जो किसी को नहीं दिख रहा वो आपको नजर आए, है ना। जो किसी को नहीं दिख रहा। वॉल्ट डिज्नी ने जब डिज्नीलैंड बनाने की सोची यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, तो पहला डिज्नीलैंड जब बन के तैयार हुआ, इनॉग्रेशन के 2 दिन पहले वॉल्ट डिज्नी का डेथ हो गया, जस्ट 2 days बैक। तो जब इनॉग्रेशन होने लगा तो उसके 2 मैनेजर खड़े आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने कहा अगर आज वॉल्ट जिंदा होते तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देख पाते। तो दूसरा बोला वॉल्ट अपनी आंखों से ये सब देख चुके हैं बनने से पहले ही, इसीलिए हम दोनों आज यहां पर बात कर रहे हैं। वो बनने से पहले ही सब देखा जा चुका है उनके द्वारा। अगर वो सब कुछ नहीं देख पा रहे होते तो मैं और तू आज यहां पर बात ही नहीं कर रहे होते। तो विजन इसी को बोलते हैं जो किसी को नजर ना आ रहा हो और कुछ लोग उसको देख लेते हैं। तो 13 साल पहले मैंने बहुत कुछ देखने की कोशिश की अपनी इन आंखों से जो विजिबल था नहीं, और लोगों को जा जाके बताता था, घरों में, उनके ऑफिसेज में भी जाता था। शुरू में तो नेटवर्क मार्केटिंग का पता ही नहीं था हमको। नेटवर्क मार्केटिंग में होम मीटिंग होती है तो आपको किसी घर पे नहीं जाना चाहिए, कोई किताब तो पढ़ा नहीं था हमको, तो पता ही नहीं था, रॉ थे हम लोग। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग होता ही क्या यही नहीं पता था। ये तो हमको लग रहा था तो बहुत आसान है, जिसको बोलेंगे पैसा दे देगा हमको क्या मालूम था वो चमकाएगा। तो रॉ बिजनेस करने जब हम बाजार में उतर गए तो बहुत तकलीफें हुई, लेकिन वो विजन बड़ा जबरदस्त था। और लोगों को बोलते थे एक दिन ऐसा करेंगे, एक दिन ऐसा करेंगे, एक दिन आएगा हम लोग सेमिनार्स करेंगे, एक दिन आएगा हम ट्रेनिंग करेंगे। और धीरे 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 वो दिन आने शुरू हो गए। और फरीदाबाद में 2 लोगों को किसी ढाबे पे या किसी छोटे से रेस्टोरेंट पे बिजनेस बताने वाला व्यक्ति, या कभी कभी स्कूटर की सीट पे ही बिजनेस बताने वाला व्यक्ति, आज यहां होटल में पोडियम से करीब 500 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, है ना, वो विजन के कारण। तो जो हमारे साथ हो सकता है यार वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, इसको इम्पॉसिबल मत समझिएगा। और बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री में आप लोग आ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। ये इंडस्ट्री आपके ड्रीम्स, आपके परिवार के ड्रीम्स, आपके आने वाली जनरेशन जो सपने देखने वाली हैं, उन सबको लाभान्वित कर सकती है। मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हुआ है 2016 में, क्योंकि उससे पहले कंपनी और पूरा का पूरा इंडस्ट्री पे कोई नोटिफिकेशंस नहीं थे, कोई गाइडेंस नहीं थे, गाइडिंग सिस्टम नहीं था। तो 2016 से पहले ये इंडस्ट्री ना तो लीगल था ना इलीगल था, है ना। वो बीच में पेंडुलम था, कभी इधर और कभी उधर। सितंबर 9, 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेटवर्क मार्केटिंग को लेके गाइडेंस इशू किए। आई वॉज इन बैंकॉक ऑन दैट टाइम। मुझे किसी का फोन आया कि चेक योर व्हाट्सएप, और बहुत बड़ा दिन है आपके लिए। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन इशू किया। 9 सितंबर
16 मुझे आज भी याद है, हम लोग बैंकॉक में मेरियट में थे, तो जब मैंने वो व्हाट्सएप चेक किया तो 56 क्लॉज थे उसके अंदर। करीब करीब मुझे 4 घंटे लगे उसको अच्छे से समझने में कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे। तो वो 4 घंटे क्लॉज समझने के बाद मैंने कॉल किया मैनेजमेंट को, तो मैंने बोला सर मुबारक हो, अब हमको रोक कोई पाएगा नहीं। और मैं बता दूं सितंबर 2016 के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में जो उछाल आया है वो पिछले 15 बरस में नहीं आया है। पिछले जो 1.5 या 2 साल में जो हुआ है वो, क्योंकि आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक ऐसी कच्ची कॉलोनी में रह रहे थे जो लीगलाइज नहीं थी, और अचानक गवर्नमेंट ने बोला आप रजिस्ट्री करा लो, तो रेट बढ़ जाता ना तत्काल, तो वैसे ही हमारा रेट बढ़ गया और कहानी बहुत बड़ी हो गई। लेकिन मैं शुरुआत आपको वहीं से करना चाहता हूं, सितंबर 14, 2005 से। दोस्तों, पहले महीने की अर्निंग मेरी 26,103 रुपए थी इस बिजनेस से, और दूसरे महीने की अर्निंग मेरी इस बिजनेस से करीब करीब 60,000 रुपए थी अक्टूबर की। नवंबर की अर्निंग मेरी इस बिजनेस से करीब करीब वही 70-80 हजार रुपए के आसपास होगी। नहीं सॉरी, दूसरे महीने की 80,000 थी, तीसरे महीने की 60,000 थी, चौथे महीने की 1,24,000 रुपए इनकम थी, और 5वें महीने की इनकम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, क्योंकि 5वें महीने की अर्निंग मेरी इस बिजनेस से 4,61,250 रुपए थी, आज से 13 बरस पहले। तो कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये कैसे कर लिया यार तुमने, तो मैंने, तुम्हें आता था क्या? तो मैंने बोला मुझे आता नहीं था इसीलिए कर लिया। जब आपको आता होता है तो होता नहीं है, क्योंकि फिर आप अपना बुद्धि लगाते हैं। 5वें महीने का अर्निंग भी 4 लाख था और 6ठे महीने का अर्निंग भी 4 लाख रुपए था, क्योंकि 4 लाख रुपए का कैप लिमिट होता था मेरे जमाने में। और पहले जो 7.5 महीने का अर्निंग था वो 15,55,760 रुपए था। मेरा पहला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 2005-2006 में। आज हम इसीलिए डेटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो आज बुलाया गया है वो एक बहुत स्पेशल टॉपिक के थ्रू ही हम लोगों ने कॉल किया है, और वो टॉपिक है पैसिव अर्निंग का। और वो टॉपिक ऐसा है कि एक्टिवली अर्निंग बहुत सारे लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में अर्न कर रहे होते हैं, लेकिन पैसिव अर्निंग बहुत कम लोगों के भाग्य में रहती है। तो क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या क्या उनको सीखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये डिस्कशन आज हम दिन भर करने वाले हैं यार। तो मैं चाहता हूं एक बार परमपिता परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां बजाएं, कि जिसकी वजह से आप और हम सब यहां बैठे हैं।